एपिसोड 94। नहीं होगी ऐसा बीस्ट वॉरियर, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, इसलिए नतीजा साफ था। जब प्रतापी उदयन ने सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र का इस्तेमाल किया तो रेयांश भी ठंडेपन से मुस्कुराया। 9 आकाश ड्रैगन कदम का इस्तेमाल करते हुए वह प्रतापी उदयन के आसपास तेजी से घूमने लगा और साथ ही एक और भी बड़े हमले की तैयारी करने लगा। रेयांश के शरीर पर वह अदृश्य आग और उसकी खून जैसी लाल आंखें, जो अब आग के 2 गोलों जैसी लग रही थीं, देखकर प्रतापी उदयन का सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसमें एक अलग ही खौफ था। क्या यह वही हमला है जिसने भास्कर को हराया था? हाँ, मुझे भी उसके लिए यह बदला लेना ही था। देखते हैं तुम्हारा यह हमला ज्यादा ताकतवर है या मेरे उदयन कुल का सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र। यह मंजर काफी हद तक रेयांश और भास्कर उदयन की लड़ाई जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि इस बार लड़ने वाले दोनों योद्धा कहीं ज्यादा ताकतवर थे और इससे होने वाली तबाही भी उस समय से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली थी। लीलेंद्र सन्न रह गया। रेयांश के शरीर से निकल रही हलचल, जो प्रतापी उदयन से किसी भी मायने में कम नहीं थी, उसे देखकर उसका गला सूखने लगा। इन दोनों के रिश्ते का उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था। जाहिर है प्रतापी उदयन इस प्रतिभाशाली लड़के को खत्म करना चाहता था, लेकिन प्रतापी उदयन की उम्मीदों के उलट रेयांश अब इतना ताकतवर हो चुका था कि उसका मुकाबला कर सके। दूसरी बार फेंगशा डेमन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए रेयांश शेन को महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर की चेतना शक्ति जल रही है। उसके डेंटियन की धुंध में मौजूद मानव दिव्य कोर भी खूनी लपटों में जलने लगा। वह उफनती हुई चेतना शक्ति, जो अब बेहद गर्म हो चुकी थी, रेयांश के शरीर में दौड़ रही थी। यह उस आग वाले रहस्यमय आदमी की छोड़ी हुई युद्ध तकनीक है। भले ही यह दिव्य रैंक मध्यम स्तर की है, लेकिन यह साधारण कैसे हो सकती है? इस समय रेयांश मानो आग का देवता बन गया था। आसपास का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ प्रतापी उदयन का प्रतीकों से भरा सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र फिर से तैयार था। प्रतापी उदयन के पूरे शरीर से जानलेवा आभा निकल रही थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अचानक वह रेयांश की ओर गोली की रफ्तार से बढ़ा। रेयांश, मरो, सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र। अच्छा? रेयांश ने हल्की मुस्कान दी। जब उसकी आभा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपनी पूरी ताकत एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए दहाड़ के साथ मुक्का मारा। फेंगशा डेमन फिस्ट, रेड फ्लेम बर्निंग स्काई। एक मुक्का और एक चक्र, फिर से जोरदार टक्कर हुई। पिछली बार के मुकाबले इस बार रेयांश की चेतना शक्ति लगभग 100 गुना बढ़ गई थी। पहले चेतना शक्ति की ऊर्जा उसकी कमजोरी थी, लेकिन अब यह उसकी ताकत बन गई थी। 10 गुना बेहतर गुणवत्ता वाली चेतना शक्ति दरअसल प्रतापी उदयन की चेतना शक्ति के बराबर ही असरदार थी और रेयांश की असली जीत उसकी फेंगशा डेमन फिस्ट में थी, जो विरोधी से कहीं ज्यादा बेहतर थी। यह दिव्य रैंक मध्यम स्तर की युद्ध तकनीक थी और इस बार इसका इस्तेमाल करने पर इसकी ताकत पिछली बार से लगभग 100 गुना ज्यादा थी। उस लाल आग के मुक्के के निशान में अचानक एक धुंधला सा इंसानी चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल इस चेहरे ने सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र को निगल लिया और अपनी जबरदस्त ताकत के साथ प्रतापी उदयन के शरीर से जा टकराया। जब प्रतापी उदयन ने देखा कि उसका गर्व सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र रेयांश द्वारा इतनी आसानी से नष्ट कर दिया गया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे बाहर निकल आएंगी। नामुमकिन, उसका हमला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? भले ही यह दिव्य रैंक मध्यम स्तर की तकनीक हो, वह मुझे हरा ही नहीं सकता। प्रतापी उदयन को यकीन ही नहीं हो रहा था। इस नाजुक मौके पर उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस, फेंगशा डेमन फिस्ट की वह आग बहुत भयानक थी। जब प्रतापी उदयन अभी सदमे में ही था, आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और बस एक ही पल में उसे जलाकर सूखी लाश बना दिया। प्रतापी उदयन के मुंह से बस एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वह वहीं मर गया। मरते दम तक उसकी आंखें फटी रहीं, जिनमें अविश्वास साफ झलक रहा था। नामुमकिन, मरने से पहले यही उसका आखिरी ख्याल था। 2 ताकतों की टक्कर में रेयांश को खरोंच तक नहीं आई, जबकि प्रतापी उदयन मौत के घाट उतर गया। लीलेंद्र यह सब देखता रह गया। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। उसने खुद को जोर से चिकोटी काटी। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसने जो देखा वह सच था। हे भगवान, ये लड़का तो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। लीलेंद्र एकदम चुप हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रेयांश ने जब मुड़कर देखा तो लीलेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रेयांश ने बस इतना कहा, लगता है तुम काफी समझदार हो। इतना कहकर उसने लीलेंद्र की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत कम समय में उसने प्रतापी उदयन, संरक्षक केतन और संरक्षक रमेश की लाशें अपनी आकाशीय थैली में डाल ली। प्रतापी उदयन की लाश घसीटते हुए रेयांश ने उस पर थूक दिया। मुझे मारना चाहते थे, यही अंजाम होना चाहिए था तुम्हारा। तभी हवा कटने की आवाज आई। रेयांश समझ गया कि यहाँ हुए हंगामे ने कुणाल सिन्हा को पूरी तरह से चौंका दिया है। जैसे ही रेयांश ने प्रतापी उदयन और रक्त स्वर्ग संप्रदाय के दोनों संरक्षकों की लाशों को ठिकाने लगाया और घटनास्थल को थोड़ा ठीक ठाक किया, कुणाल सिन्हा चेहरे पर घबराहट लिए वहां आ पहुंचा। चारों तरफ मची
तबाही। और वहां सिर्फ रेयांश को अकेला देखकर कुणाल सिन्हा को तुरंत दाल में कुछ काला लगा। उसने रेयांश को घूरते हुए ठंडी आवाज में पूछा, प्रतापी उदयन कहाँ है? रेयांश ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और बोला, वे दोनों प्रतापी उदयन का मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए भाग गए। प्रतापी भाई अभी अभी उनके पीछे गए हैं, आप थोड़ा देर से पहुंचे। कुणाल सिन्हा ने भौहें सिकोड़ी। उसकी नजरें अभी भी रेयांश पर जमी थीं। उसने योजना बनाई थी कि वह दूसरों के हाथों रेयांश को मरवा देगा। क्या वह विफल हो गया? लेकिन प्रतापी उदयन के स्वभाव को देखते हुए उसका निशाना तो रेयांश था। वह इतनी आसानी से पीछा करने क्यों जाएगा? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? कुणाल सिन्हा ने शक भरी नजरों से चारों तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, यहाँ इतनी तबाही क्यों है? और आग की गंध भी आ रही है। मैंने अभी इधर बहुत शोर सुना था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ तुम अकेले हो। आखिर यहाँ हुआ क्या था? कुणाल सिन्हा कितना भी दिमाग लगा लेता, वह यह नहीं सोच सकता था कि रेयांश ने उन सबको मार डाला है और उनकी लाशें अपनी आकाशीय थैली में डाल ली हैं। तभी कुणाल सिन्हा की नजर लीलेंद्र पर पड़ी। उसकी नजरें तुरंत ठंडी हो गईं और वह कदम कदम बढ़ाकर लीलेंद्र की ओर जाते हुए बोला, तुम बताओ यहाँ आखिर क्या हुआ था? अगर मरना नहीं चाहते तो सच सच बता दो। रेयांश ने भी लीलेंद्र की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें भले ही मासूम लग रही थीं, लेकिन लीलेंद्र जानता था कि अगर उसने हाथ चलाया तो वह मौत का देवता बन जाएगा। कुणाल सिन्हा के ठंडे चेहरे और रेयांश की शांत मुस्कान को देखकर लीलेंद्र ने तुरंत फैसला कर लिया। उसने डर का नाटक करते हुए कहा, जी मालिक, पहले वाले मालिक बहुत ज्यादा ताकतवर थे। हमारे दोनों संरक्षक उनका मुकाबला नहीं कर पाए और भागने लगे, इसलिए वे मालिक भी जल्दबाजी में उनके पीछे चले गए। लीलेंद्र की बात रेयांश की बात से मेल खा रही थी, जिससे कुणाल सिन्हा की चिंता और बढ़ गई। अब तक उसे उनकी बातों पर विश्वास हो गया था, लेकिन इस नतीजे को लेकर वह बहुत उलझन में था। पता नहीं प्रतापी उदयन के दिमाग में क्या चल रहा है। रेयांश को मारने की बात कहकर खुद ही अकेले पीछा करने चला गया। कुछ तो गड़बड़ है। कुणाल भाई, क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए? रेयांश ने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा। कुणाल सिन्हा ने रेयांश को गौर से देखा, लेकिन उसे कोई कमी नजर नहीं आई। प्रतापी उदयन का निशाना रेयांश है। मैं बस यहीं रहकर इस पर नजर रखूंगा। जहां तक प्रतापी उदयन की बात है, उसके पास सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र जैसा शक्तिशाली हमला है। मुझे नहीं लगता उसे कोई खतरा होगा। ये सोचकर कुणाल सिन्हा ने सिर हिलाया और कहा, पीछा करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो और उन लड़कियों को बचाओ। रही बात इसकी, इसे मार डालो। लीलेंद्र ने जब सुना कि कुणाल सिन्हा उसे मारना चाहता है, तो उसने जल्दी से रेयांश की ओर देखा। रेयांश ने ही उसे प्रतापी उदयन के हाथों बचाया था और उम्मीद के मुताबिक रेयांश ने हिम्मत करके कहा, कुणाल भाई, ये रक्त स्वर्ग संप्रदाय के लोग हैं। मेरी उनसे पुरानी दुश्मनी है। इसे जिंदा छोड़ने का मकसद सिर्फ रक्त स्वर्ग संप्रदाय के बारे में जानकारी हासिल करना है। कुणाल भाई, मुझे एक मौका दीजिए। रक्त स्वर्ग संप्रदाय? कुणाल सिन्हा ने इसके बारे में पहले नहीं सुना था, लेकिन जब रेयांश ने इतनी बात कह दी तो वह एक मामूली आदमी के लिए रेयांश को परेशान नहीं करना चाहता था। रेयांश को निपटाना प्रतापी उदयन का काम था, और चूंकि वह यहाँ नहीं था, कुणाल सिन्हा उसके लिए फैसले नहीं ले सकता था। उसका काम बस रेयांश पर नजर रखना था। बाकी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं था। मेरे पीछे आओ, हल्के से कहकर कुणाल सिन्हा अंदर की ओर चल दिया। उसने अभी सिर्फ छोटे मोटे गुर्गों को खत्म किया था। लड़कियों को बचाने का मौका नहीं मिला था। प्रतापी उदयन अभी लौटा नहीं था, तो उसे पहले उन लड़कियों को बचाना था और मिशन पूरा करना था। रेयांश को कुणाल सिन्हा के पीछे जाते देख लीलेंद्र जल्दी से खड़ा हो गया। वह डरते डरते रेयांश को देख रहा था और चुपचाप उसके पीछे चल दिया। मैं जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना, लीलेंद्र ने जल्दी से कहा। जी मैं समझ गया। इस लड़के की समझदारी देखकर रेयांश मन ही मन खुश हुआ। पहले उसे कल्पना चौधरी द्वारा दी गई रक्त स्वर्ग संप्रदाय की जानकारी पर भरोसा था, लेकिन इस मिशन के बाद उसका कल्पना चौधरी पर से भरोसा उठ गया था। ये लीलेंद्र तो देखने में ही डरपोक लग रहा था, इसलिए रेयांश ने जांचने के लिए पूछा, मैं तुम्हारे रक्त स्वर्ग संप्रदाय के योगेश नाम के संरक्षक को ढूंढ रहा हूं। क्या तुम्हें उसके ठिकाने का पता है? रेयांश ने यह सवाल बहुत चालाकी से पूछा था। अगर रक्त स्वर्ग संप्रदाय को पता चल भी जाए कि कुलई नगर के नायक कुल ने योगेश को मारा है, तो वे ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि रेयांश का नायक कुल से क्या रिश्ता है। और अगर उन्हें नहीं पता तो सच बाहर नहीं आएगा। जैसा कि उम्मीद थी, लीलेंद्र ने खाली भाव से कहा, संरक्षक योगेश पिछले 15 दिनों से गायब हैं। हम में से किसी को उनके ठिकाने का पता नहीं है। मालिक उनसे किस काम से मिलना चाहते हैं? रेयांश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जाहिर है मैं उसे मारने वाला हूं। यह कहने के बाद उसने आगे पूछा, एक और सवाल, रक्त स्वर्ग संप्रदाय इतनी सारी लड़कियों को क्यों पकड़ रहा है? मकसद क्या है? उसे शक था कि इतनी बड़ी हरकत के पीछे कोई और ही वजह होगी। उनकी चेतना शक्ति में खून की गंध महसूस करके रेयांश को पहले ही कुछ अजीब लग रहा था। यह सवाल सुनकर लीलेंद्र के माथे पर पसीना आ गया। वह रेयांश को बेबसी से देखने लगा और हकलाने लगा। कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्या तुम मरना चाहते हो? रेयांश की आवाज किसी शैतानी मंत्र की तरह उसके कानों में गूंजी। लीलेंद्र डर के मारे कांप गया और जल्दी से बोला,
मैं बताता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मुझे बख्श देंगे। रेयांश ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम जैसे कचरे से वादा खिलाफी नहीं करूंगा। रेयांश का भरोसा मिलने पर लीलेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, हमारे संप्रदाय प्रमुख के पास चेतना शक्ति विकसित करने का एक अजीब तरीका है, जिसमें कई कुंवारी लड़कियों का खून इकट्ठा करके एक रक्त कुंड बनाया जाता है। हमारे रक्त स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य उस रक्त कुंड में साधना करते हैं, जिससे वे रक्त आत्मा चेतना शक्ति विकसित कर सकते हैं। रक्त आत्मा चेतना शक्ति की गुणवत्ता सामान्य चेतना शक्ति से दोगुनी होती है। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। पिछला रक्त कुंड सूख चुका है, इसलिए प्रमुख ने रक्त बलिदान समारोह आयोजित करने का फैसला किया है, ताकि रक्त कुंड को फिर से भरा जा सके। इसीलिए हम लड़कियों को पकड़ रहे हैं। ये सब सुनने के बाद रेयांश काफी देर तक चुप रहा। कुंवारी लड़कियों का खून? अगर रक्त स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों की साधना के लिए इतना बड़ा रक्त कुंड बनाना है, तो हजारों लड़कियों को मारे बिना यह मुमकिन नहीं होगा। रेयांश ने होंठ भींचे। उसे पन्ना महल की वो बेचारी लड़कियां याद आ गईं। पहले वहां उसके कुछ दोस्त हुआ करते थे। वे बस बदकिस्मत लोग थे जो वहां पहुंच गए थे और कला सीखकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। किसने सोचा था कि उनकी मौत इतनी दर्दनाक होगी, और इतनी बुरी मौत मरने वाले शायद सिर्फ वे ही नहीं थे। ये सब सुनने के बाद रेयांश की सांसें भारी होने लगीं। रेयांश के हाव भाव बदलते देख लीलेंद्र डर के मारे कांपने लगा और पूछा, मालिक, आपके सवाल खत्म हो गए हों तो क्या मैं जा सकता हूं? तब जाकर रेयांश में हरकत हुई। जब उसने सिर उठाया तो लीलेंद्र ने दहशत के साथ देखा कि रेयांश की आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। तुम भी उस रक्तकुंड में नहा चुके हो, है ना? रेयांश की उस रूखी नजर से लीलेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।